हेलो हेलो, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? सर आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज कम आ रही है? यस सर। जनरल फंड किसी भी जनरल कितनी लड़की की होगी उसका फॉर्मूला बन है k/r और उसके अंदर प्लस सर उसके लिए तो डायरेक्शन में थोड़ा सा सर आवाज बहुत सर कम आ रही सर। आवाज कम आ रही है। सर थोड़ा जोर से। यस सर। ये अंदर होता है ये डिस्टेंस कंपोनेंट G1 सर केस सर्कल हो तो गया था। यस सर, थर्ड हो गया था। सर आवाज नहीं आ रही। बोल ही नहीं रहा तो कहाँ पे अपने साइड के वॉल में आ रही सर, वॉइस मेरी वो आ रही। सर वॉइस बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा सर आप क्या बोल रहे बोल ही नहीं रहा तो यस सर, आवाज कम आ रही है।
ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दो वैल्यू P1 E2 दोनों का डिफरेंट है। P1 क्या लिखा था बताओ। P1 की वैल्यू 2 kp what 2 kp cos theta 1 r cube P2 क्या है kp sin theta kp sin theta 1 r cube इन दोनों के रिजल्टेंट्स के नेट फील्ड तो आ ही गई थी। ये इक्वल टू kp by r cube 1 plus 3 cos theta। अब देखो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर चर्चा करेंगे। कुछ डायरेक्शन देखो मैंने बनाई है। ये जो लाइन है अपनी आर वाली लाइन इस लाइन से अल्फा एंगल पे लिया है। अल्फा एंगल है तो ये अल्फा देखो मैं E2 और E1 से कैलकुलेट कर सकता हूँ। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा tan अल्फा इक्वल टू E2 अपॉन E1 तो बता दिया करो फटाफट से प्रैक्टिस करना चाहते हो। E2 और E1 की जो वैल्यू रखेंगे E2 डिवाइडेड बाय E1 करेंगे तो ये देखो तुम्हारा है 1/2 tan थीटा। अल्फा वो एंगल मिल गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को बता देगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो हमने पिछली क्लास में नोट किया था। आज हमने क्या बोला है उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन इस अल्फा से पता चलेगा। उस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है p वेक्टर उसकी डायरेक्शन सबको याद है -q से +q की p वेक्टर। अब देखो सबसे पहला जो केस था केस वन केस वन में बताइए p वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड p वेक्टर दोनों की डायरेक्शन में क्या रिलेशन था सेम डायरेक्शन same sir same direction यानी e वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0। सेकंड वाले केस में दोनों के डायरेक्शंस में क्या opposite sir पावर वाली की 180 डिग्री मतलब हम p वेक्टर से ही एंगल ढूंढ रहे हैं सारे केसेस वन में भी टू में भी। तो इस केस में भी हमें p वेक्टर से एंगल देखो बताना होगा। p वेक्टर से ये कितना एंगल बनाए हुए हैं p वेक्टर के पैरेलल एक लाइन अगर मैं बना दूं तो हॉरिजॉन्टल जैसी लाइन ये p वेक्टर की पैरेलल तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि एंगल थीटा होगा। थीटा हमें ऑलरेडी पता ही है तो दे देना तो अल्फा हमने यहाँ से ढूंढ लिया। अब आप बता सकते हैं एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड p वेक्टर इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। मैं उसे ये करके भी थीटा हमें पहले से ही पता था तो अल्फा हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये बताना जो जरूरी रहेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नहीं लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी चेक करना जरूरी है। अब ये तीसरा पॉइंट तीसरा केस कंप्लीट। ठीक है तो बिगड़ ही होगा थोड़ा भी। सबसे पहले वाले केस में दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री था एक्सियल पॉइंट वाले केस में। इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले केस में थीटा 180 था। ठीक है एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड जनरल वाले केस में थीटा प्लस अल्फा। थीटा तो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें अल्फा और ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल एंगल आ जाएगा।
इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमने करी। अब पोटेंशियल के फॉर्मूला बना लेते हैं, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही तो अपने साइड के नेटवर्क चेक करें। अब हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। वही तीनों केस अपन स्टडी करेंगे। केस 1 एक्सियल पॉइंट, किसी डाइपोल की एक्सिस पे अगर पॉइंट दिया है उस पॉइंट को कहेंगे एक्सियल पॉइंट। उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है -Q, ये +Q, ये नेट पॉइंट होगा डाइपोल का सेंटर। तो एक्सिस वाली लाइन करते हैं, दोनों साइड एक्सटेंड करते हैं। इस लाइन पे क्या पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से तो आर है। डाइपोल की जो लेंथ है वो ए है, ये A/2 होगा, B A/2 होगा। इस पॉइंट पे लोग पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट पे दोनों चार्ज पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल। लेकिन इस वाले पॉइंट पे ज्यादा कौन सा होगा पोटेंशियल? पॉजिटिव। मतलब उससे डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो क्या होगा टोटल पोटेंशियल को लिख रहा हूँ V is equal to पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा K/Q इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R माइनस A माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, ऐड ही कर रहे हैं, माइनस चार्ज की वजह से है K/R R + A/2। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। K/Q को कॉमन हो जाएगा R + A/2 माइनस R माइनस प्लस A/2 डिवाइडेड बाई R² माइनस A²। थोड़ा और सिंपलीफाई कर लें तो V is equal to A बराबर R को कैंसिल हो गया Q into A डिवाइडेड बाई Q into A को मैं K लिख सकता हूँ KP अपॉन यहाँ पर पहुँच गया। अब इसमें वो कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होती है? स्मॉल डाइपोल और स्मॉल डाइपोल शॉर्ट डाइपोल की वजह से R अगर बहुत ज्यादा है K के कंपेरिजन में तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। इस कॉलम को पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा Kp अपॉन R²। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा जनरलाइज करूंगा अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने यहीं उसी डायग्राम में ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा।
कैसे डिसाइड हुआ? पॉजिटिव वाला चार्ज नजदीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक्सिस पर पॉइंट इधर ही है तो यहाँ पोटेंशियल कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन वैल्यू यही है, आप कैलकुलेट करके देख लो। तो मैं पूरी एक्सिस का फॉर्मूला अगर एक साथ बनाना चाहूँ तो क्या मैं इसी फॉर्मूले को एक्सिस का फॉर्मूला बना दूंगा पूरा प्लस माइनस लगा के? यस सर। तो अगर पॉइंट इधर होगा, इधर मतलब उसका पी वेक्टर ऐसे आएगा। एक्सिस की दो साइड होंगी, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। इस वाली साइड को हम कह सकते हैं पी वेक्टर की डायरेक्शन वाली साइड, इसको कह सकते हैं पी वेक्टर के अपोजिट वाली साइड। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन वाली साइड में पोटेंशियल प्लस केपी बाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और पी वेक्टर के अपोजिट वाली साइड को होगा अगर पॉइंट एक्सिस पे तो पोटेंशियल माइनस केपी आया। आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, पोटेंशियल में आर स्क्वायर आता है, फील्ड में आर क्यूब का थोड़ा चेंज लिखो। ये एक्सिस का टोटल फॉर्मूला बनता है, इस साइड पॉइंट है या फिर इस साइड पॉइंट। केस वन में हमने एक्सिस वाले पॉइंट को पोटेंशियल पता है, फॉर्मूले तो सारे रखते हैं आप। केस टू एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल लाइन भी बोल देते हैं। केस टू लेना, फॉर्मूले तो सारे रहते होंगे, सवाल करने में इतना टाइम नहीं लगता कि डेरिवेशन करते रहेंगे। डेरिवेशन करने बैठने तो सारा टाइम इसमें लग जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल लाइन भी बोल देते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट लाइन में से क्यों नहीं बोला था तो अभी समझ में आ जाएगा। लाइन मैंने देखो बोल दिया था लेकिन लिखा है, बोला इक्वेटोरियल पॉइंट, अभी क्लियर हो जाएगा। तो समझ गया कि मैंने लाइन क्यों नहीं लिखा, तो गलती से बोल दिया था लेकिन मैंने लिखा नहीं। सर पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं है। नहीं, इस लाइन को क्लियर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मैंने लिख दिया, इक्वेटोरियल पॉइंट भी लिख दिया, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन लिखने में मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ। ऐसा क्यों? क्या ये इस तरह की जो इस डायपोल को दो हिस्सों में बांट दे और इसके परपेंडिकुलर हो, क्या ये एक ही लाइन होगी क्या ऐसी? क्या ये एक ही लाइन होगी क्या? और नहीं होगी? कितनी होगी? यस सर, इन्फिनिटी। तो उसको लाइन कहें या प्लेन कहें? प्लेन। इक्वेटोरियल लाइन इसलिए नहीं लिखा था, लाइन और प्लेन में अंतर समझते हो? तो ये एक देखो पूरा यस सर। ऐसा एक पूरा प्लेन होगा, बनाने में तो ऐसे बना पाएंगे हमसे, लेकिन ये पूरा प्लेन है, ऐसा दीवार जैसा है ये। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे इक्वेटोरियल प्लेन लिख सकते हो। प्लेन है, बहुत सारी लाइन से मिलकर बना हुआ, इनफाइनाइट
लाइन होगी। तो इस तरह किसी भी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बाकी और भी प्लेन में बहुत सारी लाइन तो रहेंगी, पूरा प्लेन है, लेकिन नजर हमें यही आएगी। डायग्राम में तो यही बना पाएंगे हम, तो इसे बना के डायग्राम में इससे स्टडी कर लेते हैं, बाकी वो सारे सबके लिए जनरलाइज हो जाएगी। फील्ड में भी तो ऐसा ही किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाई थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे पूरा प्लेन था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई थी किसी भी पॉइंट पे वो डायपोल मोमेंट उधर थी, उसके अपोजिट ऐसे आया था। तो ये जो पूरा प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी सब जगह पे। केस टू जो था इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। अब हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पोटेंशियल तो बहुत आसानी से समझ लिया, हमें जीरो हो जाएगा, आंसर भी बता दिया, लेकिन समझेगा नहीं बता दो। इस जगह का पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज जीरो। जीरो ज्यादा किसका होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जीरो। दोनों के बराबर, दोनों का सेम होगा। और सेम होगा सर। इस पूरे प्लेन पे कहीं भी पॉइंट ले लो, इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल जीरो है। यहाँ पॉइंट इधर ले लिया जाए, पॉइंट इधर ले लिया जाए, कहीं भी ले लो आप पूरे प्लेन, हर जगह पर पोटेंशियल जीरो। कुछ दिन पहले हमने कुछ सवाल किए थे, वो रेगुलर पढ़ते रहते हैं, उनको शायद याद आ जाए। डब्ल्यू एक्सटर्नल वाले कुछ सवाल किए होंगे शायद, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या फॉर्मूला बनना था डब्ल्यू एक्सटर्नल का? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कुछ गलती तो नहीं की देखो इस स्टेप में। यस सेम सही है सर। इनटू वी, यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्यों हम कॉमन ले सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी हम किसी क्यू चार्ज, स्मॉल क्यू चार्ज को वी इनिशियल वाले पॉइंट से वी फाइनल वाले पॉइंट पे ले जाए। एक पॉइंट जहाँ का पोटेंशियल है वी इनिशियल, दूसरा पॉइंट जहाँ का पोटेंशियल है वी फाइनल, तो इस जगह से उस जगह पे ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला है। तो अब मैं देखो यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे ये जो डायपोल है, डायपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में कितना डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा? जीरो। रीजन समझ में आ गया, इनिशियल पोटेंशियल भी जीरो, फाइनल पोटेंशियल भी जीरो। तो इस बात को आप लिख सकते हो नोट करके। इसे तो लिखी लो, फॉर्मूला तो लिख ही आप, और ये फॉर्मूला तो मैंने बस रिवाइज करा है, पहले ही लिखा हुआ है, इसमें नया कुछ नहीं। ये वाला देखो, तो नोट करके लिखने वाली बात ये है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द चार्ज पार्टिकल, कैसा भी हो सकता है चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव द चार्ज पार्टिकल from one point to other point, from one point to other point in equatorial plane, in equatorial plane of dipole age 0। देखो मेरा सेंटेंस पूरा बन गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
to move a charged particle in equatorial plane of dipole is zero. तो एक जगह से दूसरी जगह is 0. क्यों जीरो हो गया? वो रीजन ये लिखा हुआ है, वी फाइनल वी इनिशियल दोनों बराबर हो जाएंगे और जीरो जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो आंसर डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है। रीजन सिंपल सा है, उस पॉइंट इस पूरे प्लेन पे कहीं भी पॉइंट ले लो आप, उसकी डिस्टेंस दोनों चार्ज से बराबर आएगी हमेशा। डिस्टेंस दोनों चार्ज से बराबर है, जितना पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा उस जगह पे उतना ही नेगेटिव। केस 3 जनरल पॉइंट पर बात करें, ये हो गया जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट पर अपन कैसे स्टडी करते हैं वो बताएगा फील्ड में। इसके डायपोल पी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, जैसे इसका डायपोल नाम है पी, इसका एक कंपोनेंट इस लाइन में आएगा पी कॉस थीटा और एक इस लाइन में आ जाएगा पी साइन थीटा। तो अब हम कैसे मान सकते हैं कि दो डायपोल रखे हैं, ये वाला और ये वाला। एक पी कॉस थीटा वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट फेस 1 वाला बन गया एक्सिस वाला, और पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल Second. तो कौन से कंपोनेंट के लिए पोटेंशियल जीरो आएगा यहाँ? Second वाले p sin theta वाले से. इसकी वजह से कोई पोटेंशियल आना है, इसकी वजह से आएगा बस, और इसकी वजह से कितना आएगा वो केस 1 से आ जाएगा आंसर। तो b इक्वल टू केस 1 का क्या आंसर था? kp बाय r स्क्वायर Plus minus kp cos theta by r square. और प्लस माइनस का आंसर होगा। सिर्फ फॉर्मूला ऑफ k p बाय r स्क्वायर, लेकिन p की जगह पे क्या लिख देंगे? तो cos थीटा में आ गया वो प्लस माइनस, थीटा अपने आप एडजस्ट कर लेगा, आप बस इतना लिख लो। कैसे कर लेगा वो बता दूंगा। अब प्लस माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, ये जनरल फॉर्मूला होगा। थीटा के हिसाब से ये अपने आप कैसे आ जाएगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आना होगा कैसे आ जाएगा तो डायग्राम में चेक कर लेते हैं। हो गया? Yes sir. तो जैसे मान लो स्थिति कुछ ऐसी है, देखो एक्सिस है, ये इक्वेटोरियल प्लेन, और ये है इसका पी वेक्टर। तो इस लाइन से थीटा ऐसे जा रहा है, यहाँ से थीटा मेजर किया जाएगा। तो जब थीटा जीरो होगा
थीटा जीरो, थीटा जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे ये होगा पॉइंट, थीटा जीरो का मतलब पॉइंट यहाँ पर, थीटा यहाँ जीरो है तो cos 01 ये अपना पॉजिटिव आ जाएगा, AP by r स्क्वायर। अगर मैं AP by r square। थीटा को 180 ले जाऊँ तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे, और 180 मतलब cos 180 -1 माइनस AP by अपना बार है कि माइनस, अगर मैं थीटा 90 रख दूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, 90 के लिए 270 यहाँ पहुँचने बात देखिए जीरो, 270 में तो 90 लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो, अगर पॉइंट इस रीजन में होगा थीटा 90 से छोटा होगा, थीटा 90 से छोटा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये वो रीजन है जिसमें पोटेंशियल पॉजिटिव आने वाला है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 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 माइनस, नेगेटिव माइनस। इस रीजन में पोटेंशियल नेगेटिव आना अपने आप आ जाएगा, मतलब पुट करके इस आगे रीजन में नेगेटिव नेगेटिव tan और cos पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ऐसा समझ सकते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन ये दो संग बांट रहा है डायपोल को, तो इस डायपोल का इस इक्वेटोरियल प्लेन का उधर राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, राइट हाफ में पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट हाफ में नेगेटिव चार्ज, तो जिस हाफ में पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और जिस हाफ में नेगेटिव चार्ज है वहाँ पोटेंशियल वैसे समझ, इस लाइन को पोटेंशियल जीरो रहेगा, लाइन का प्लेन होगा, ये पोटेंशियल फॉर्मूला है, तो उसके सवाल कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा था इसमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, समझ लो हमें, ये तो अपने आप साइन के साथ आंसर है, थीटा की वैल्यू, थीटा अपन जानते हैं, यहाँ से जानते हैं कि 90 क्लॉकवाइज ऐसे हो गया है, थीटा अपने आप साइन कर, और देखो ये जो डायपोल है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल डायपोल या शॉर्ट डायपोल, तो जब सवालों में ये यूज किया जाता है इसका सिंबल यूज कर देते हैं, सिंबल इसका बड़ा रोल होता है, रजिस्टर का एक सिंबल होता है, कैपेसिटर का एक सिंबल होता है, बैटरी का एक सिंबल होता है, ये किसका सिंबल बना रहा हूँ बताओ, बैटरी का सेल बैटरी सेल बैटरी ऐसी होती नहीं, बैटरी को सेल को बात होती है, बैटरी होती नहीं ऐसी, लेकिन सिंबल है उसका, बैटरी में बहुत कुछ होता है, कंटेनर होता है उसमें बाहर रहता है, इलेक्ट्रोड थोड़ी बनाते चलेंगे, ये काय का सिंबल बना दिया है, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये कैपेसिटर ऐसा हो गया, सब कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये एक्चुअल में ऐसे नहीं हो, कैपेसिटर का है करंट में ये दो सिंबल आ जाएंगे, सब कुछ में आएंगे, करंट वाले के चैप्टर में ये दो इंट्रोड्यूस होंगे, अगले चैप्टर के अंदर ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सर्किट का साइज बढ़ जाएगा, तो उससे अगले एक और इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये होती है इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर ये आने जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सर्किट का साइज बढ़ता है, तो ये क्या होगा सिंबल्स हम लगा ज्यादा यूज किया, जैसे डायपोल भी डायपोल एक्शन में हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, इसका सिंबल देखो ऐसे
ऐसे बना दो फीलिंग, ये हो गया डायग्राम। ये डायग्राम को कहना बनाने को जरूरत नहीं, सिंबल का मीनिंग करना है। मैं डायपोल के सिंबल की बात कर रहा हूँ। डायपोल तो एक्सटेंशन प्रॉब्लम में इस तरीके से बना के दे दिया जाएगा, डायपोल लिया। एरो से क्या समझ रहे हैं? एरो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन। इस सिंबल में माइनस प्लस कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमें आइडिया है क्या नेगेटिव चार्ज किधर होगा, पॉजिटिव किधर होगा? यस सर। ऐसा वेक्टर जैसा बनेगा, तो यहाँ माइनस रहा होगा, यहाँ माइनस से प्लस माइनस प्लस से ही बना होगा, लेकिन माइनस प्लस इसमें लिखते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए तो इस साइड माइनस रहा होगा, प्लस ऐसे सिंबल्स small dipole is placed, the small dipole is placed at origin the small dipole is placed at origin along x-axis as shown in figure. Ayushi Rajawat, my सर रिपीट करना सर दोबारा। स्मॉल डायपोल इज प्लेस्ड, small dipole is placed at origin along x-axis as shown in figure. मैंने डायग्राम बना दिया, तो जो कहानी लिखी है वो डायग्राम में मैंने बना दिया। डायपोल नजर आ गया कि नहीं लगा? यस सर। सवाल ये फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point A. B. C. ये सारे ABC पॉइंट्स को बना दिए डायग्राम में। इन पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बतानी है। At A, KP by R square. A वाला पॉइंट इस डायपोल का कौन सा पॉइंट माना जाएगा? एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2kp by RT। इस टाइम तो RE हो जाएगी, फॉर्मूले से पता चल जाए। पोटेंशियल kp by RT, पॉजिटिव भी होगा। डी पॉइंट की कहानी देखो क्या होगा। डी पॉइंट इस डायपोल के लिए कौन सा पॉइंट परपेंडिकुलर बैठ सकता है ना, तो फील्ड क्या होगी kp by आर क्यू। अब सी वाले पॉइंट का अगर नजर आ रहा है, सी वाला जो पॉइंट है, सी पॉइंट कौन सा है? हाँ वो तो ठीक है, एट एनी पॉइंट।
जनरल पॉइंट केस 3 के साथ इस जनरल पॉइंट पर फिर हमें क्या क्या चाहिए, इसकी डिस्टेंस चाहिए यहाँ से, जो मुझे शायद रूट 2r नजर आ रही है पाइथागोरस से, हैं? और एंगल कितना नजर आ रहा है भाई? 45 है ना? तो थीटा तो ये हो गया, तो r के ऊपर फॉर्मूला में ये लेना है, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के पी बाई आर क्यूब, लेकिन 1 टू आर का क्यूब, तो ब्रैकेट रूट के अंदर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर cot, ये पोटेंशियल का भी फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल है सी के पी cos 45 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन आर रूट टू आर नहीं है जा रहा है, इस सवाल में तीनों केस आ गए थे, तीनों केस। ए पॉइंट के लिए कौन सा केस आ गया? केस वन एक्सियल। बी पॉइंट के लिए, सी के लिए जनरल। थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, देखो नोट करना, सिंपलीफाई तो कर लेना, छोट हो जाएगा cos 45 जानती है। इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूँ और पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में काम चला जाएगा। पॉइंट्स तो वही है अपने ए बी सी, पॉइंट्स नहीं बदल जाए, लेकिन एक डायगोनल ये रखा है कि एक्स एक्सिस पे अलॉन्ग बिल्कुल ऐसा ही, एक डायगोनल और लग गया वाई एक्सिस पे अलॉन्ग। सब लोगों को दो डायगोनल नजर आ गए? नहीं आए? यस सर। अब लेवल बढ़ गया, इसका पालन से करना होगा। सवाल वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए बी सी। सवाल वही है, थोड़ा सा आसानी से कैलकुलेशन कर लो। सवाल तो डायग्राम से समझ में आ गया होगा। कितने डायपोल का सवाल है ये? दो का। कहाँ है दो? दो डायपोल। कहाँ रखते हैं? एक एक्स के अलग हॉरिजॉन्टल होते हैं, दो स्मॉल डायपोल शॉर्ट डायपोल। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी। सवाल तो वही है, बस एक एक्स्ट्रा डायपोल बढ़ा दिया ना। अलग अलग पहले ए से निकट लो, फिर बी से, फिर सी को। थोड़ी चालाकी करेंगे तो सी पॉइंट की फील्ड पोटेंशियल सब सामान्य जानेंगे। चलो तो परसेंट नहीं चालाक, कुछ लोग कहेंगे हमको चालाक नहीं, हमको सीधे नहीं, तो मैं उस वाली चालाकी की बात नहीं कर रहा हूँ जो जीवन में की जाती है, पढ़ाई वाली चालाकी की बात। जीवन में तो सीधे है तो ठीक है। ई ए पर 3 के पी बाई आर क्यूब। ए पॉइंट पर 3 के पी बाई आर क्यूब, बेकार जवाब। मैथ वाले स्टूडेंट से एक्सपेक्ट हो ही नहीं सकता। मैथ वाले लोग अगर इतना आंसर जवाब दे रहे हैं, इनने मैथ का जो बेस √5 kp by r। ना, क्या बता रहे थे? √5 kp by r। अब सही लग रहा है,
जिसने 3 kp/r³ बताया उसने वेक्टर्स के kp/r³ बेसिक कंसेप्ट को ही वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है वो नहीं पता। एक पॉइंट पर दो फील्ड आएंगे, ये तो ठीक है। एक पॉइंट पर दो क्या आएंगे, दो डायपोल हैं। तो बताइए इस वाले डायपोल के लिए एक पॉइंट कौन सा पॉइंट है, एक्सिस का। एक पॉइंट में मान लो इस वाले डायपोल की वजह से फील्ड आ रही है एक्सिस तक, हम जानते हैं पी की डायरेक्शन में आती है फिर पी इधर है, इसको मान लो P1 कहेंगे। इस वाले डायपोल के लिए एक पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल वाला। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड आती है वो पी के अपोजिट है, इसको मान लो इक्वेटोरियल। और P1 की वैल्यू कैसे आएगी, 2 kp/r³। और P2 की वैल्यू कैसे आएगी, तो टोटल फील्ड ढूंढने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे 3 kp/r³। तो भाई फैक्टर सम लगाएं। हमको ऐसा कोई मान था, मैंने आंसर सुना था उसमें सीधा ऐड कर दिया था इसके यार, तो भगवान ही मालूम है। ये वही नेट फील्ड ये पॉइंट तो यूएस एंड कंक्लूजन साइड से आंसर बताया होगा। P1 स्क्वायर प्लस वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है इतना जानते हो शायद। जिसने बोला था कि गलती समझ में आ गई क्या, हेलो बताइए कि क्या गलती है? गलती समझ में आना बहुत जरूरी है। गलती जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो गलती दूर ही नहीं होगी। छुपाते रहो, डॉक्टर से बीमारी छुपाते रहो, टीचर से गलती छुपाते रहो, लेवल उठा बढ़िया उठा लो। ये √5 ही आएगा शायद, है ना, √5 kp/r। ये ई पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। हम लोग सहमत हैं क्या इससे? यस सर। यस सर। किसी ने जो पहले बदमाशी की थी उसे अपनी बदमाशी पता चल गई कि नहीं चली? हाँ बोल दो भाई। सर उसने लेप कर दिया। हाँ अब एक पॉइंट का पोटेंशियल भी ढूंढ लेते हैं जरूर। इनमें से कौन सा डायपोल की वजह से एक पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं आएगा, जीरो आएगा? वो एक्सिस का नाम इसका फिर भी तो एक की वजह से आएगा। क्या आंसर आएगा पोटेंशियल तो डायरेक्ट लेना है ये P/r ये एक्सिस वाले बिल्कुल ऐसी स्थिति बी पॉइंट पे भी बनेगी सेम, जैसा ही आंसर आएगा बी वाला चेक कर लो। एट बी पॉइंट पर ये सेम आंसर आएंगे, चेक करके देखो। यस सर। यस कैसे बी पॉइंट पर ये जो डायपोल है ये वाला, इसका तो एक्सियल पॉइंट है, इसकी फील्ड इधर आएगी, तो मान लो P1। इस वाले डायपोल का एक इक्वेटर हो गया, इसकी फील्ड आएगी इधर, दोनों को रिलेट करेंगे तो P1 यही आएगी, ठीक है। और पोटेंशियल भी पोटेंशियल इसमें यहाँ बी पॉइंट पर किसकी वजह से नहीं आएगा, क्या क्या चक्कर रहा हूँ उसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से आएगा एक्सिस का फॉर्म। तो यही आंसर आता है, नोट कर लो। सी पॉइंट पे चेक करो, बी पे तो यही आ जाएगा। सी बहुत आसान है अगर चालाकी से किया जाए, तो कर रहा है चालाकी। सी पॉइंट जो है कितने डिस्टेंस पे हो यहाँ पे, √2r। ये एंगल कितना होगा,
45। तो सी पॉइंट देखो, ये जो डायपोल है इसका जनरल पॉइंट है, और ये वाला डायपोल है इसका भी जनरल पॉइंट है, वैसे भी एंगल 45 होगा। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका जनरल पॉइंट पे लगेगा, इसका भी जनरल पॉइंट, और पोटेंशियल का भी ऐसा ही होगा। लेकिन सी पॉइंट की चालाकी देखो, कैसे आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में, कुछ नहीं करना, तो बाहर आ गया वो जनरल पॉइंट का फॉर्मूला, इसके लिए लगा, उसके लिए लगा। क्या मैं इन दोनों डायपोल को हटा के एक अकेला डायपोल रख सकता हूँ? ये समझे? मैं अगर आपसे पूछूं कि इस दोनों डायपोल का नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये होगा। तो मैंने इस सवाल को एक ही डायपोल का सवाल बना दिया कि नहीं, अपनी सुविधा के लिए। क्या है उस अकेले डायपोल का डायपोल मोमेंट? √2p। हमें ऑनलाइन वाले लोग सहमत हैं क्या इससे? हेलो, यस सर। Yes, जी sir. सर। इन दोनों डायपोल को हटा दिया मैंने, इन दोनों की जगह पे एक डायपोल रखा जा सकता है कि नहीं, बताओ? रिजल्टेंट का ये तो मतलब होता है। इन दोनों को हटा के जब एक डायपोल रखना तो उसका डायपोल मोमेंट क्या रखना पड़ेगा? √2p। तो ऐसे रखना पड़ेगा, नहीं? तो बताइए इस डायपोल के लिए सी पॉइंट फाई का पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट, नहीं समझे? तो क्या होगी फील्ड सी पॉइंट पे? तो पे और पी की जगह पे क्या लिखना है? √2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और आर क्या है? क्या होगा पोटेंशियल आंसर सी पॉइंट पे? ए पी अपॉन आर एक्सिस का फॉर्मूला पोटेंशियल फॉर्मूला, तो ये कौन सा? सी पॉइंट की चालाकी समझ में आ गई? रीजन की स्टार्टिंग वाली ले सकते हैं, रीजन से बात करना, रीजन क्या है? सी पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा समझ में?
Yes, sir. Hope calculated forward. Next question. ऐसा ही सिलेंडर इनके जवाब दे रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है. ये बड़ा सा सर्कल है और ये y एक्सिस, ये एक्सिस, ये डायग्राम बना लो बड़ा सा. ये जो सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ देखो दो डायपोल रख रहा हूँ. ये दो डायपोल है और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस बताए हम, रेडियस है आर, आर रेडियस की सर्कल. इस सर्कल के सेंटर पे जहाँ ओरिजिन भी है वहाँ दो डायपोल नजर आ गए कि रखे हुए लोग, उनके डायपोल मूवमेंट भी नजर आ गए. एक्स एक्सिस के अलावा रखा है उसका डायपोल मूवमेंट कितना है 4p, वाई एक्सिस के अलावा रखा है उसका 3p. ठीक है. तो सवाल अपना ये है, फाइंड पहला पार्ट बना लेना क्वेश्चन का. फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स ऑन द सर्कल. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स और द पॉइंट्स ऑन द सर्कल at which potential is 0. देखने में ये बड़ा भारी सा लगता है सवाल, लेकिन थोड़ा सा चालाकी से करते हैं तो हो जाता है. यही अभी पहला ही पार्ट यही करना है. इस सर्कल पे वो पॉइंट ढूंढना है आपको जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा. सवाल समझ में आ गया सबके? मैं सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूँ तीसरी बार. सवाल ये है कि सर्कल पे वो पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा. पोटेंशियल 0 होगा टोटल पोटेंशियल दोनों डायपोल्स के लिए. इसमें देखो दो बड़े खास एंगल्स होते हैं, अपने फिजिक्स में काफी होते हैं. 37, 53 सुने कभी? कुछ लोग तो जानते होंगे इनके बारे में, नहीं जानते तो देखो आज जान लो. ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल 37 है, ये 53, ये 90. 37, 53 वहाँ बना के 90, इसमें 90 हो गए प्लस. साइड से उसमें 3, 4, 5. इससे हम 37 की वैल्यू 53 की लगा सकते हैं. साइन 37 चाहिए तो 4/3/5, cos 37 चाहिए तो 4/5. जैसे इसकी सवाल में जगह पढ़ सकती है, पढ़ेगी. करो कोशिश, मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूँ. ऑनलाइन करेंगे कोशिश. कोशिश कर रहे हैं, दूसरे काम में लगे हुए हैं.
90.37 इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों मिल रहा है? और समझ में नहीं आता है एक बार लिख लिया करो, तो लिखना तो यही करो। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। जिन पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, सर्कल को हम कोऑर्डिनेट्स बताने। कोऑर्डिनेट्स मान लो एक्स कोऑर्डिनेट को हम वाई कोऑर्डिनेट ऐसे करें। किसी को थोड़ा आइडिया समझ में आ रहा है तो आएगा तो बताना चाहिए कोई। हेलो सर इसका नेट हाँ नेट डाइपोल मतलब 5R होगा 37 डिग्री पे एक्सिस पे, उसके परपेंडिकुलर पोटेंशियल 0 होगा, तो वहां पे उसके बात तो सही कह रहा है, आंसर नहीं बताया था लेकिन आंसर क्या आ रहा है? सर -3/4R + 4/3R 4/5। सबसे पहला काम देखो क्या करना है, इस पूरे सवाल को दो डायपोल का नहीं करके एक डायपोल का बना देना। कैसे बनाया जाएगा? इन दोनों डायपोल का नेट डायपोल मोमेंट अगर ढूंढेंगे तो ऐसे करने किया नेट कितना आएगा? ये नेट जवाब इसे नेट पी नेट पी नेट कितना आ रहा है? रूट 4 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा स्क्वायर कितना आ गया बताओ? 5। अब ये एक ही डायपोल बन गया। सवाल अब दो डायपोल करना रह के एक ही डायपोल का सवाल हो गया। अब इनकी चिंता नहीं करनी, इनको हटा दो बोले। अब नया डायग्राम ऐसा बना सकते हो, इनको हटा दो, इनकी चिंता नहीं करनी। अब ऐसा सवाल हो गया एक ही डायग्राम। अच्छा ये एंगल कितना आएगा? 37 डिग्री आ गया। 3 आएगा 3/4 3/4। तो अभी ट्रायंगल बनाया तो 3/4 10/37 होता है। ये 37 है। और जो ये अकेला जो डायपोल है उसकी ये एक्सिस होगी और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी
ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। तो किसी डायपोल का पोटेंशियल कहाँ जीरो होता है, एक्सिस पे या इक्वेटोरियल लाइन पे? बताओ। इक्वेटोरियल। क्या वो पॉइंट नजर आ गए इस डायग्राम में जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा? उन पॉइंट्स के नाम भी लिख दिए जाने लगे। सही लिखा है क्या? नहीं? यस सर। अब इनको ढूंढने के लिए तरीका है, ये 37, ये 53, तो ये 37 हो जाएगा सर, हाँ, और ये 53 हो जाएगा। ये होगा 53। तो एक पॉइंट यहाँ पोटेंशियल जीरो, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, यहाँ पोटेंशियल जीरो, जी के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो नेगेटिव होगा। ये होती है रेडियस आर, तो आर का ये वाला cos 53, लेकिन नेगेटिव साइड में एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आर का sin 53, ये वाई कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस आर cos 53 कॉमा आर sin 53। बिल्कुल ऐसे बी पे पहुंच जाओ, बी के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट जो है ये एंगल भी 53 हो जाएगा। बी का देखो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा जो नेगेटिव होगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो पॉजिटिव, तो ये आर एक्स तो ये होगा आर cos 53, आर cos 53 कॉमा माइनस आर sin 53, ये इसके कोऑर्डिनेट cos 53 sin 53 कितना आ जाता है ये वाला, इसमें कैलकुलेट किया हो माइनस 3r/5 माइनस 4r/5, ये हो जाता है। और ये वाला कितना आ जाता है 3r/5 माइनस 4r/5। ये और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ, पोटेंशियल जीरो। क्यों जीरो होगा वो रीजन समझ में आ गया? पहला काम तो हमने सबसे पहले ये किया कि दो डायपोल का समाधान करके एक डायपोल को कैसे बना दिया समझिए, रिजल्टेंट। अकेले डायपोल का जो सवाल हो गया तो आसान हो गया। अकेले डायपोल में तो हम जानते हैं इक्वेटोरियल जो लाइन होती है, इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है उसको पोटेंशियल जीरो, तो सवाल में जीरो पोटेंशियल जैसी कुछ बात हो रही थी। अब इन पॉइंट्स पे जब पोटेंशियल जीरो है, इन पॉइंट्स को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल लेना। सेकंड पार्ट ये कर लेना सवाल, ऑल्सो फाइंड, सेकंड पार्ट लिख सकते, ऑल्सो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट these points। इन पॉइंट्स पे जैसे ए पॉइंट है बी पॉइंट है, ये नेट डायपोल जो आया है एक ही डायपोल 5 इसकी वैल्यू है, उसके इक्वेटोरियल वाले पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बना देंगे के की 5 अपॉन आर को रेडियस से यहाँ से लिखते हैं आर। एक पॉइंट पर भी ऐसा ही होगा के ई अपॉन आर। इलेक्ट्रिकल तो समझिए वो जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल जीरो है वो पॉइंट इक्वेटोरियल के तो होंगे, इक्वेटोरियल का होंगे के पी बाई आर, लेकिन पी की जगह हमें पी नेट ले लें 5। इस कॉन्सेप्ट को और एनी आगे बच्चा डायपोल में और चीजें नहीं करती।
पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।